हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जीके का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये मॉक टेस्ट ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे इतनी बार बोल चुकी हूँ, जीके सेम रहती है। एसएससी के लिए कोई अलग से नहीं पूछता कुछ भी, या फिर एनटीए पीएफओ के लिए वो कुछ अलग से पूछ लेगा। आता तो वही सब सेम है, बस तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? गोपुरम, हर्मिका, मंडपम, गर्भगृह। तो हर्मिका क्या है? बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। हर्मिका क्या होता है? जो अंड के ऊपर बने छज्जे जैसा ढांचा होता है ना, ईश्वर निवास का प्रतीक था। ठीक है, उसको बोलते हैं हर्मिका। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट पे है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? मुगल वंश का कब्रिस्तान, हुमायूं के मकबरे को मुगल वंश का कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि इस मकबरे में मुगल घराने के कई लोग दफनाए गए हैं। जैसे हमीदा बानो बेगम को दफनाया गया, जहादार शाह को दफनाया गया। तो बहुत से लोग हैं जिनको दफनाया गया है। ठीक है, और इस जो मकबरे का निर्माण था ना, वो हुमायूं की जो बेगम थी, विधवा बेगम हाजी बेगम, उन्होंने करवाया था ये। ठीक है, दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा था। दोहरी गुंबद वाला कहाँ था? ये दिल्ली में था। ठीक है, आ गया समझ में? यह है मुगल वंश के कब्रिस्तान के नाम से ये लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है समाचार पत्र और उनके अनुरूप संपादक के संबंध में उस मिलान का चयन करें जो सही नहीं है। क्या बताना है? जो सही नहीं है। तो सबसे पहला है न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल सही नहीं है, वो बताना है। कॉमरेड बाल गंगाधर तिलक, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम अरबिंदो घोष। कौन सा सही नहीं है? सेकंड वाला सही नहीं है। देखो बाकी न्यू इंडिया तो आपको याद है ही सही। ठीक है, और एक और है न्यू इंडिया का। अगर न्यू इंडिया का आपसे पूछ ले द न्यू, ये जो न्यू इंडिया है ना, दो है न्यू इंडिया, एक तो न्यू इंडिया, एक द न्यू इंडिया। तो एक का तो एनी बिसेंट है और एक की है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, वंदे मातरम का अरविंद घोष है ही सही। कॉमरेड का बाल गंगाधर तिलक नहीं है, कॉमरेड का है मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, सॉरी। आया समझ में आपको? बाकी संध्या का तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय है ही। कॉमरेड का बता दिया ना मैंने आपको, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलो। कौन द हिंदू समाचार पत्र के एक संपादक है जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी? कौन है द हिंदू के संपादक? तो है जी सुब्रमण्या अय्यर, द हिंदू के हैं। ठीक है, और 1878 में तो क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। हो गया। अब मैं आपको एक दो और बता देती हूँ। जो राजा राम मोहन राय हैं, जिस समाचार पत्र के संस्थापक, उसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी। उसकी स्थापना हुई थी 1821 में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एक और था प्रताप नाम से समाचार पत्र था। उसके थे गणेश शंकर। बहुत सारे समाचार पत्र हैं और उनके संपादक। देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो मेरा मानना ऐसा है, आपको समाचार पत्र और उसके संपादक और उनका जो प्रकाशन वर्ष है वो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूची से कल वाले मॉक टेस्ट में भी था और आज वाले मॉक टेस्ट में भी है। अनुसूची सारी याद कर लेना। ठीक है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची है संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। हो गया। एक आर्टिकल है 246, उसमें क्या आता है? केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियां होती है ना, उसका बंटवारा। सॉरी,
केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियाँ होती हैं ना, उसके बंटवारे का आर्टिकल पूछे तो 246, और संघ और राज्यों के भी शक्ति का वितरण 7वीं अनुसूची। याद रखना, कल वाले क्वेश्चन में भी अनुसूची का वाला क्वेश्चन आया था, कल वाले मॉक टेस्ट में, तो फिर आप अनुसूची वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लो अपना। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित है? आर्टिकल दे रखा है और आपसे उसमें पूछा हुआ है कौन सा सुमेलित है। आर्टिकल भी पढ़ लेना है, आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा आपके। तो आप इसमें जब देखोगे तो बी वाला ऑप्शन सही है, 19A। 19A है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19A। अब इसमें बी भी होता है, C, D, E, F सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। तो अभी इसमें सही कौन सा है? आर्टिकल 19, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? हद इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति हैं जो दोनों सदन को क्या कर सकते हैं? संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। कौन सी विशेषता समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की है? तो हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है। ये क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, कि जितनी भी पार्टी है उसको प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होना, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में भूकंप तरंगों का वेग कम होता है। भूगर्भिक तरंगें 2 प्रकार की होती है, इन्हें P और S तरंगें कहा जाता है। आपको इसमें बताना है कौन से सही हैं। इस टाइप के क्वेश्चन NTA पैटर्न में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ मॉक टेस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका, एक तो फर्स्ट जो भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र में ऊर्जा के मुक्त होने के कारण पैदा होती है, ये सही है। और एक थर्ड 2 प्रकार की होती है, P और S। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है? किसके कारण चलती है गर्म और ठंडी? तो प्रचलित हवाओं के कारण, बिल्कुल उसके कारण चलती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण चलती है। समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण चलती है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। और बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके कारण भी चलती है ये। अभी आपको 3 दे रखे और आपसे पूछा है तो सभी विकल्प है, तो आंसर यही होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? तो फियोर्ड भूमिगत जल प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ये क्या है? हिमनद क्रिया का परिणाम है ये। फियोर्ड तो क्या है? हिमनद क्रिया का परिणाम है, ठीक है। हिमनद क्रिया में क्या होता है? बहुत गहरी हिमनद गर्तें होती है ना, जिसमें समुद्री जल भर जाता है और वो समुद्री तट रेखा पर होती है, जिसे फियोर्ड कहते हैं। आया समझ में? और जो वर्षा होती है ना, वो वर्षा जल होता है ना, वर्षा जल का वह अंश है जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भूमिगत जल बोलते हैं। सिंपल है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर्म्ड, कब हुआ था इसका गठन? इसका गठन हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था। मैं आप लोगों को फिर से कहती हूँ, एक तो नदी वाला टॉपिक भी कर लेना आप लोग, और स्टैटिक की संडे को आपको वीडियो मिल जाएगी। एक ही वीडियो में मैं सारा स्टैटिक कवर करवा दूंगी। उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने जो भी मॉक टेस्ट करवा रहे हैं उनको सॉल्व कर लो। अभी आप लोगों के पास पूरा 1 मंथ है, अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा खासा आपको जब टाइम मिला है तो इसको वेस्ट मत करो। चलो, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से हर मॉडल पेपर में क्वेश्चन होगा, तो मुद्रास्फीति को जान लो। सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। किसी
जिसमें कीमत में क्या होता है, कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो जब कीमत स्तर में वृद्धि होगी, मुद्रा का मूल्य गिरेगा, यानी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या हुई, कीमत स्तर में वृद्धि, मुद्रा का मूल्य गिरा। कीमत स्तर में वृद्धि, मुद्रा का मूल्य गिरा, मुद्रास्फीति। मैंने याद करवा दी है, नोट डाउन कर लेना एक जगह। वह बेरोजगारी जो वर्ष में कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है जब माल और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है, वह है। फिर से क्वेश्चन बोल देती हूँ। वर्ष में कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है जब माल और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है। ठीक है, कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं उसको? ऑप्शन में चलो पहले, तभी तुमको समझ आएगा। उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। चलो एक बार फिर से मैं बताती हूँ। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जो निश्चित समय में पाई जाती है। ऐसे याद रखो, मौसम कुछ निश्चित समय के लिए होता है, हमेशा चेंज हो जाता है। तो ऐसे याद रखो, मौसमी बेरोजगारी निश्चित समय में पाई जाती है और जब वस्तु और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम हो जाती है, वो तो होगी मौसमी बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी की। तो ये क्या होती है, ये बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न होती है। बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी की। तो ये क्या होती है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना, उनमें जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं ना, उसमें जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, आया समझ में? मैंने तीनों बेरोजगारी आपको समझा दी है। चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो भैया, बचत आय राशि का वह भाग है जिसे डैश बताना है आपको, जिसे उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता। बचत आय राशि क्या है, उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता। ऐसे याद रखो, बचत है उसको खर्च नहीं करते हैं ना, बस वही बात हो गई। देखो थोड़ा ट्रिकी वे में याद करना सीखो, तब आपको याद होगा। किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? जो तार वाला वाद्य यंत्र है उसमें जो संगीत की ध्वनि पैदा होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, आपको बताना है। ध्वनि की तरंग का रूप, वेव फॉर्म ऑफ साउंड, ध्वनि की तरंग का रूप पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो फॉसिल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनकी एज का अनुमान लगाने के लिए, जैसे कार्बन 14 है उसका प्रयोग होता है। कार्बन 14 है ना, उसमें यही होता है, ऐसे पता लगाया जाता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन की क्या परिभाषा है? कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। कुछ जानवरों में सर्दियों के समय कम चयापचय गतिविधि की स्थिति शीत निद्रा या हाइबरनेशन कहलाता है। हो गया। अब देखो, जैसे भालू हुआ, कछुआ हुआ, मेंढक हुआ, सांप हुआ, ऐसे बहुत से जानवर हैं जो खुद को ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं, सर्दियों में ना ज़मीन के नीचे ऐसी जगह पे छिप जाते हैं जहाँ पे ठंड का असर नहीं होता है। वह सुरक्षित जगह पे वे पूरे मौसम में, मतलब जो भी 3-4 महीने होते हैं ना, उसमें लगातार सोए रहते हैं, जिससे क्या होता है, लंबी निद्रा की अवस्था हो जाती है और इसको ही क्या बोलते हैं, शीत निद्रा, हाइबरनेशन। ठीक है। और फिर क्या होता है, ये इस निद्रा में क्या होते हैं ना, ये बेहोश से हो जाते हैं, बेहोश से हो जाते हैं, इनको पता नहीं रहता है। ठीक है, ऐसी हालत हो जाती है बेहोश हो गए हो, कोमा में चले गए हो, जहाँ पर केवल इनकी क्या सांसें चलती है, सांसें जो चलती है इनकी, सांसें चलती है इनकी। तो शरीर में पहले से जो चर्बी जमा होती है ना, पहले से जो जमा चर्बी है या फिर जो भी आवश्यक पोषक तत्व है, वो इनका जीवन बचाते हैं। आया समझ में? तो जो मौसम परिवर्तित होता रहता है तो ये वापस से ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। आया समझ? मुझे लगता है आपको ये वर्ड इजीली समझ आ गया होगा, मैंने पूरी कहानी की तरह समझाया है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एस्परजिलम के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? कौन से हैं? तो इसका आंसर है पुंधानी, एस्कोधानी। पुंधानी, एस्कोधानी।
आप लोगों को एक बात बता दूं, आप जब इस टाइप के हाई लेवल के क्वेश्चंस करोगे ना, तो फिर आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वो जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, वो तो इजीली कर ले जाओगे। थोड़ा क्या है, हाई लेवल की स्टडी करोगे तो जो बीच के होते हैं ना, वो क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी मैं ये मॉक टेस्ट करवा दूं, इसके बाद मैं अलग से आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊंगी, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं आपके लिए, मिक्स होगा वो। हो सकता है मैं कल से ही ले आऊँ आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? तो ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन के बिना श्वसन अवायवीय। ऑक्सीजन के बिना श्वसन क्या होता है? अवायवीय होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्या होता है, ये श्वसन का बिल्कुल पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट चरण बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो आंशिक विखंडन होता है ना, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, एक अणु ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण करता है। एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करता है, और यह क्रिया क्या, कोशिका द्रव्य में होती है। और इसके जो सारे जितने भी चरण होते हैं, वो विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, और इसमें निहित जो ऊर्जा होती है ना, बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है। तो अवायवीय श्वसन कभी भी पूछ ले, आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन के बिना श्वसन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पानी के पराबैंगनी यूवी उपचार का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है यूवी उपचार का? तो यूवी उपचार का उद्देश्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है। जीवाणु को क्या करता है? ये निष्क्रिय करता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जल जनित वायरस में, बैक्टीरिया में, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों, उनमें किया जाता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण? ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के संरक्षण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? ये तो आप लोगों को याद ही होगा। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी का गलत जाएगा। तो नंदा देवी हिमाचल प्रदेश में है क्या? है क्या नंदा देवी हिमाचल प्रदेश में? बट ये सबको पता है नोकरेक किस में? मेघालय में। तो ये तो सबसे सही है, आंसर तो हमें मिल गया। गिर कहाँ है? गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। बुक्सा कहाँ है? कहाँ है बुक्सा? बुक्सा वेस्ट बंगाल में है यार। राष्ट्रीय उद्यान है ये सब, आपको याद है तो? मैंने कितनी बार बोला है राष्ट्रीय उद्यान याद करना है, बाघ अभ्यारण्य याद करने हैं आपको। इस टाइप के जो टॉपिक है ना स्टैटिक के, वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नंदा देवी कहाँ है? कोई मुझे बताएगा नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में। नोकरेक मेघालय में। नोकरेक को एस्ट्रिक मार्क लगा लो, पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? कौन सा है? FATF। FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, FATF हुआ है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आप लोगों को पता हो तो। और ये क्या करती है, जो काले धन होते हैं ना, उसको वैध धन बनाने से रोकने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने का काम करती है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछ ले तो 1989 FATF की। चले, इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है FATF का? पेरिस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके हेडक्वार्टर याद कर लेना। मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंधित है? कौन सी है केरल से संबंधित? कल भी क्वेश्चन पूछा है, और ये वाला टॉपिक मैंने आपको करवा रखा है। डांस और जो फेस्टिवल वाला टॉपिक है ना, उसमें आपको मिल जाएगा कलारी पयट्टू। किससे रिलेटेड है? केरल से रिलेटेड है। और अगर आपसे गतका पूछ ले तो गतका कहाँ की है?
पंजाब की ये गतका, याद रखना क्वेश्चन आया था गतका किससे रिलेटेड है, तो पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आपसे सिलंबम पूछ ले तो सिलंबम का क्या बताओगे, तमिलनाडु है सिलंबम का। पाइका अखाड़ा किससे रिलेटेड है, ओडिशा से, पाइका अखाड़ा ओडिशा से है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये सबको आता है, मुझे नहीं लगता है किसी का नहीं आता होगा। दादा साहब फाल्के की बात हो रही है यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसकी थी, द कश्मीर फाइल्स, बहुत अच्छी मूवी है, सबने देखी भी होगी ये, ठीक है। और अगर आपसे इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछ ले तब आप लगाओगे RRR। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था फरवरी 2023 में, किसे नियुक्त किया गया था, नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया था। और इससे पहले कौन था, सुसान, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेबी लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली, किसको मिली थी हरी झंडी, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हरी झंडी मिल गई थी। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फिर से बताऊं इस क्वेश्चन को। अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी ने हरी झंडी मिली थी, किसे मिली थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को वो दिया था, हरी झंडी मिली थी, क्योंकि इसने अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया था। चलो फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत भूपेंद्र यादव ने की थी। और भूपेंद्र यादव कौन है, कौन से मंत्री है, पर्यावरण और जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव। मिनिस्ट्रीज भी याद कर लेना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फरवरी 2023 में भारत ने I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ। इसे कहाँ आयोजित किया गया था, आयोजित किया गया था इसको, तो आबू धाबी में इसको आयोजित किया गया था। I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ, ठीक है। तो कहाँ, आबू धाबी में किया था। आबू धाबी कहाँ है आबू धाबी, मुझे बताएगा कोई आबू धाबी कहाँ है। ऑप्शन में इसका आंसर चाहिए मुझको, आपको आज आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। तो ये तो आ गया क्या, पूरा आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ये बोलूँगी स्टैटिक जीके के लिए मैं पूरा एक वीडियो में कवर करवा दूँगी। अब आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कुछ भी क्वेरी हो मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूँगी। और मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहो, अपना रिवीजन करते रहो सारे टॉपिक्स का। इसमें आप लोगों ने नोट किया होगा, देखो एक बात बता दूँ, आप लोगों ने नोट किया, एक तो फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हमेशा में एक क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से हमेशा आ रहा है, अनुसूची से हमेशा आ रहा है, जितने भी नेशनल पार्क है उनसे इसमें क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से मुद्रास्फीति, ये फिक्स हैं। तो आप इन टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ ही लो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।